हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो गैप डाउन होने पे क्या करना है वो हमने पहले ही से डिसाइड कर रखा था कि एक बाउंस आएगा और तब तक शॉर्ट नहीं करना है जब तक हम वापस से डे लो को ब्रेक नहीं करें। क्योंकि रीजन सिंपल था, बड़े प्लेयर के पास लॉन्ग की पोजीशन थी। डीआईज ने अच्छा खासा फ्यूचर को लॉन्ग कर रखा था और एफआईज ने भी शॉर्ट की पोजीशन एग्रेसिवली नहीं बनाई थी, लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी बहुत उन्होंने बना रखी थी। तो बहुत क्लियर कट विजिबल था कि अगर गैप डाउन होता है तो भी शॉर्ट की पोजीशन हमें इमीडिएटली तो नहीं मतलब क्रिएट करनी है जब तक कि एक बाउंस के बाद डे लो ना ब्रेक हो। तो बाउंस आया और डे लो के तब वापस उसने फिर रास्ता ही नहीं पकड़ा इनफैक्ट डे लो की तरफ का। तो अब कल क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो क्लाइंट की जो पोजीशन है, आज उन्होंने क्या किया, छोटा सा फ्यूचर को बाई किया, छोटी क्वांटिटी बहुत बड़ी थी, और फ्यूचर की सेलिंग की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज की है। तो लॉन्ग साइड की पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। वैसे बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं आया। कॉल साइड में अगर देखेंगे तो उन्होंने कॉल को थोड़ा सा बाई किया, करीबन 31,000 क्वांटिटी जो उन्होंने कॉल की बाइंग की है नेट टू नेट। तो अभी तक जो कॉल की पोजीशन इनके पास बिल्कुल न्यूट्रल की तरफ पहुंच गई थी, वहां से थोड़ी सी बढ़ गई है, 40,000 के आसपास पहुंच चुकी है कॉल की नेट टू नेट बाइंग की पोजीशन। ठीक है ना, होल्डिंग में देखोगे तो 50% के आसपास वो हो चुके हैं बाइंग साइड में। तो होल्डिंग वाइज तो अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाइज देखोगे तो उनके पास करीबन 40,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग साइड के पड़े हुए हैं, जो कि जितना वो होल्ड करते पोजीशन अगर 2 दिन पहले देखोगे तो करीबन उनके पास 2.5 लाख के आसपास बाइंग की पोजीशन पड़ी थी। तो उसके कंपैरिजन में अभी जो उनके पोजीशन है होल्डिंग में, वो बहुत ज़्यादा कोई बेलिश इंडिकेशन नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन बाइंग साइड में पड़ी है उनके पास कॉन्ट्रैक्ट एज कम्पेयर टू सेलिंग, बाइंग की उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है। पुट साइड में देखोगे तो आज उन्होंने पुट की जो है बाइंग की है फिर से, करीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने, 1,10,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने पुट की बाइंग की इनिशिएट की। तो इनकी पुट की बाइंग की पोजीशन 3,33,000 से पुट की राइटिंग की पोजीशन, सॉरी, वो अब रिड्यूस होकर के 2,23,000 के आसपास रहेगी नेट टू नेट होल्डिंग में उनके। तो होल्डिंग में अभी भी वो थोड़ा सा पुट की राइटिंग में भी बुलिश पोजीशन क्रिएट कर चल रहे हैं। 51% के आसपास इनके पास राइटिंग साइड में पोजीशन पड़ेगी। तो तीनों को देखेंगे, अगर फ्यूचर में भी, कॉल में भी, पुट में भी, तीनों को अगर हम देखते हैं तो इनके पास बुलिश साइड की पोजीशन ज़्यादा पड़ी हुई है, जो कि यहाँ पे भी क्लियर कट विजिबल है। तो ये अभी बुलिश कॉन्ट्रैक्ट लेके चल रहे हैं। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए, कल के लिए जो उन्होंने ऑप्शंस पे जो आज कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए हैं, वो थोड़ा सा पुट में थोड़ा उनके पास कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ज़्यादा हैं, तो स्लाइटली बी रिस्क को पोजिशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि कॉल भी उन्होंने बाई कर रखा है और फ्यूचर भी बाई कर रखा है, फ्यूचर को भी लॉन्ग कर रखा है। तो बहुत एग्रेसिवली कोई शॉर्ट की पोजिशन उन्होंने अभी भी नहीं बनाई है। ठीक है, तो चलो हम डीआईज की पोजिशन देखते हैं। डीआईज ने क्या किया, आज डीआई ने पुट को, सॉरी, फ्यूचर में थोड़ा सा शॉर्ट की पोजीशन, थोड़ी सी लॉन्ग की पोजीशन, कुछ भी एग्रेसिव कहीं कुछ नहीं, नई हेजिंग की पोजीशन कुछ ज़्यादा बनाई है। तो बिल्कुल एक तरह से इनएक्टिव ही रहे, बहुत ज़्यादा उन्होंने एफ एंड ओ में, डेरिवेटिव सेगमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी की नहीं है। होल्डिंग वाइज अभी भी बुलिश की साइड इनके पास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं। फ्यूचर में भी लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा है, कॉल में बाइंग की पोजीशन है, और पुट की पोजीशन है उनका हेजिंग के लिए, वो हमेशा ही रहती है इनके पास, वो भी पड़ी हुई है 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। ओवरऑल इनके पास 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लॉन्ग के साइड में पड़े हैं। एफ आई एस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एफ आई एस ने आज थोड़ा सा लॉन्ग किया फ्यूचर में, और फ्यूचर की शॉर्ट की पोजीशन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में क्लोज की। लेकिन अभी भी इनकी जो होल्डिंग है उसके हिसाब से देखोगे तो इनका इंक्लिनेशन 89% अभी भी शॉर्ट की तरफ है। जो टोटल होल्डिंग है उसमें 89% शॉर्ट की पोजीशन है। आप कॉल साइड में ये क्या है, कॉल की बाइंग से थोड़ा सा रिड्यूस होकर के कॉल की राइटिंग की तरफ आ गया होल्डिंग वाइज। आज उन्होंने करीबन 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कॉल की राइटिंग की है। सिमिलरली पुट की भी उन्होंने करीबन 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है पुट की भी राइटिंग ही की है। तो इन्होंने कॉल की भी राइटिंग कर रखी है, पुट की भी राइटिंग कर रखी है, बहुत एग्रेसिव नहीं किया किसी भी तरफ। हाँ, लेकिन पुट के कॉल की राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इन्हीं से उसी के साथ साथ उन्होंने फ्यूचर को भी लॉन्ग किया हुआ है। तो ओवरऑल देखोगे तो तकरीबन जो है हिसाब किताब बराबर। तो साइड मतलब कि इन्होंने एक ऐसी पोजीशन बना रखी है
कि ना तो हाई ब्रेक होगा ना तो लो ब्रेक होगा। इस तरह की साइडवेज की तरफ एक रेंज बाउंड मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल, एटलीस्ट मॉर्निंग आवर्स में तो। ठीक है, तो एटलीस्ट 12:30 तक अगर उन्होंने कॉल की रेटिंग कर रखी है दोनों तरफ, ऑप्शंस की सेलिंग कर रखी है, तो वो चाहेंगे कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहे ताकि दोनों के प्रीमियम जो है वो अच्छे से वो पॉकेट कर सके। सिमिलर स्टोरी उन्होंने हमारे प्रो की तरफ से भी है। फ्यूचर में तो उन्होंने खैर लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों साइड की पोजीशन को क्लोज ही किया है, कोई फ्रेश यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ऐड नहीं किए हैं। और कॉल और पुट पे देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने कॉल की भी राइटिंग कर रखी है और पुट की भी राइटिंग कर रही है। पुट की राइटिंग थोड़ी उन्होंने ज़्यादा की है एज कम्पेयर टू कॉल की राइटिंग। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज जो लो बन गया था वो कल ब्रेक नहीं होगा, एटलीस्ट 12:30 तक तो नहीं होगा। ये इनकी भी एक्सपेक्टेशन। तो दोनों बड़े प्लेयर जो है हमारे, जो डायरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एफ आई प्रो, दोनों ने एक रेंज बाउंड मार्केट के लिए पोजीशन बना रखी है। रेंज बाउंड में भी उनको अब ये लगता है कि एक जो सपोर्ट बन चुका है आज, जो हमारा लो बना था, वो अभी कल भी मेंटेन रहेगा, उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा। और सिमिलरली जो हाई है उससे प्लस माइनस थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकती है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मोमेंटम के साथ जो रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलता हुआ वो नहीं देख रहे हैं मार्केट को। तो अब इस 12:30 तक तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि एक्सपायरी है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन कहाँ आ सकती है। ठीक है, और वो शॉर्ट की पोजीशन जब एक्सपायरी के दिन जो इम्पोर्टेंट क्या होता है, शॉर्ट की पोजीशन 12:30 से पहले आए तभी कुछ होता है। अदरवाइज अगर 12:30 बजे तक मार्केट रेंज बाउंड में रह गई तो प्रीमियम इतने डिके हो चुके होते हैं कि हल्का सा भी अपने अगेंस्ट जाते हुए कोई मार्केट देखता है तो फिर वो अपने पोजीशन को शॉर्ट कवरिंग के बजाय उस मतलब एक मतलब लॉस में क्लोज नहीं होता, वो प्रॉफिट में क्लोज। शॉर्ट कवरिंग दिखती है लेकिन वो कोई ऐसा नहीं हो कि पैनिक वाली शॉर्ट कवरिंग हो। बड़े आराम से वो प्रॉफिट थोड़ी सी उनकी कम हो जाती है लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट में ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मार्केट में हाई मोमेंटम के साथ शॉर्ट कवरिंग टाइप का सिचुएशन नहीं बन पाता है। वो तभी बनेगा जब 12:30 के आसपास जो है किसी एक साइड में 12:30 से पहले पहले डायरेक्शन का मूव आ जाए, तो उसमें उस साइड का तो कम से कम शॉर्ट कवरिंग ऑब्वियस है वो बन ही जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर मार्केट कल जो तेजी से अपसाइड की तरफ जाने लगती है 26,200 के आसपास तक, 12:30 से पहले पहले पहुंचने की कोशिश करती है, तो इसमें कॉल राइटर्स के तो सारे शॉर्ट कवरिंग गया, वो तो होना ही होना है। ठीक है, और जब तक 200 तक अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करते रहेगी तो पुट राइटर को अच्छी खासी प्रॉफिट हो चुकी। उसके बाद वहां से अगर नीचे आएगी तो जो लोग बहुत ज़्यादा लालच करके बैठे होंगे पुट राइटिंग में, उन्हीं को नुकसान होगा। तब तक बड़े प्लेयर है वो अपने पोजीशन को टॉप में ले आकर के पुट की राइटिंग को क्लोज कर चुके होंगे। ठीक है, और उसके बाद वो नीचे लाएंगे तो फिर वो कॉल की राइटिंग को भी अपनी प्रॉफिट में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की सिनेरियो चलता है। नहीं, कई बार रेंज बाउंड अगर दोनों साइड की उन्होंने राइटिंग कर रखी हो तो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, अगर हम एक किसी एक डायरेक्शन में तेजी से मूव करने स्टार्ट करें तो। ठीक है ना, अगर उनके कॉल कॉल राइटिंग में अगर उनको लॉस होने दिखेगा तो पहले पुट राइटिंग की प्रॉफिट अच्छे से पॉकेट करेंगे, वो उसको तकरीबन जीरो के आसपास तक ले जाएंगे या 50-60% के आसपास तक का प्रीमियम डिके करा लेंगे। उसके बाद फिर वो पुट की राइटिंग क्लोज करके फिर कॉल की राइटिंग में बेनिफिट के बारे में सोचेंगे मार्केट को नीचे लाकर। और जस्ट इसका अपोजिट भी हो सकता है कि इनिशियली मार्केट डाउन साइड रही तो कॉल की राइटिंग का प्रॉफिट वो पहले पॉकेट करेंगे, उसके बाद सपोर्ट दे करके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शनल भी उनका नहीं है, पूरा पूरा कंप्लीटली यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल उन्होंने आज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स बना रखे हैं। तो ऐसे केस पे क्या होगा कि दोनों तरफ की या तो बहुत वोलेटाइल मूवमेंट आएगी या फिर बिल्कुल साइडवेज हो जाएगी। ठीक, चलो चलते हैं हम प्राइस एक्शन की तरफ। और एज यूजल प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारी एफ आई डी में क्या एक्टिविटी हुई है आज। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आज 1700 करोड़ के आसपास जो है डी की बाइंग आई है और 1400 करोड़ के आसपास जो है एफ की सेलिंग आई है। तकरीबन बराबर बराबर है, मार्केट पे साइडवेज मोमेंटम ये दिखाया भी। तो किसी तरह की किसी का ऐसा नहीं रहा कि किसी ने एग्रेसिवली बाइंग की हो और किसी ने एग्रेसिवली सेल किया हो, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एफ ने अपने सेलिंग की बरकरार है, उनकी सेलिंग, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो वो सेल कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट हमारे पास कोई इवेंट बचा हुआ है, एक इवेंट इम्पोर्टेंट बचा हुआ है जो हम पिछले 10 दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं, वो है बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट।
ठीक है, कल तक मैंने फॉलो नहीं किया था, लेकिन अब मैंने चेक कर लिया तो मुझे मेरी नॉलेज है, जो मुझे पता चला इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से 19th को उनका शायद डिसीजन आना है कि वो इंटरेस्ट रेट में क्या करने वाले हैं। अगर उन्होंने मार्केट जो डिस्काउंट कर रही है वो 25% रेट हाइक को फैक्टर इन करके बैठी हुई है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 25% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट हाइक करते हो तो फिर एक धूम धड़ाम वाली डाउनसाइड की मूव आ सकती है। तो 19 तक तो अभी फिर भी अभी सेफ है, इसीलिए मार्केट में वैसा कुछ पैनिक अभी दिख नहीं रहा। चलो हम प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो अगर निफ्टी का डे का चार्ट देखते हैं तो आज जो कैंडल बना है वहाँ पे बाउंस बैक दिख रहा है, लेकिन ये पिछले कैंडल का हाई को ब्रेक करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मोमेंटम तो है, लेकिन फिर भी बायर इतनी बायर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो रेंज को पिछले डे का रे को ब्रेक कर सके। तो इससे हम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि मार्केट में स्ट्रांग बुलिश अंडरटोन है, कुछ नहीं है। हाँ, बस बायर्स अभी भी प्रेजेंट है, मार्केट को गिरने से उन्होंने बचा के रखा। चलो 75 मिनट्स में देखते हैं। तो 75 मिनट्स में जो हमारा लास्ट के अगर कैंडल देखोगे तो लास्ट पे दो कैंडल हमारे बिल्कुल डोजी कैंडल बना हुआ है। लास्ट के दो हमारा बिल्कुल मार्केट की एक्टिविटी कुछ भी नहीं रही। हाँ, वो यहाँ से रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है 26,000 40 के लेवल पे मार्केट जो है रिजेक्शन दे रही है। प्राइस यहाँ से इसके ऊपर नहीं चाहते सेलर की इस प्राइस को ब्रेक करे। सिमिलरली बायर जो है, ये मैंने हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा था कि हमारे जो गैप पेंडिंग है यहाँ पे, ये जो गैप पेंडिंग है इसको फिलअप करने के लिए मार्केट आ सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और एग्जैक्टली गैप को उन्होंने फिलअप करने के बाद मार्केट वहाँ से बाउंस कर गई। तो अब हमारा प्राइस एक्शन जो बना हुआ है तो वो हमारा अभी ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन क्या ऐसे बन नीचे जा करके सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाएगा, या यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ मूव करेगा एम बना करके, ये हमारा प्राइस एक्शन कल हमें पता चलेगा। तो इसको पहले हम अपना जोन को परफेक्टली मार्क कर लेते हैं। चलो, अब अपसाइड के लिए हमारे पास क्या टारगेट है, ये हमारा सेलिंग का जो जोन है, रेड कैंडल हमने मार्क कर रखा है यहाँ पे। ये 26,150 से लेकर के 26,200 के आसपास तक का ये जो रेड कैंडल, जो ग्रीन कैंडल है हमारा, यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है कि इस कैंडल में रिटेलर्स ने लॉन्ग की पोजीशन बनाई और बड़े प्लेयर ने सेलिंग की पोजीशन बनाई, सिमिलर टू दिस कैंडल, और दोनों तकरीबन बराबर की जगह पे बने हुए, और दोनों जगह से इस लेवल पे पहुंचते ही मार्केट में अच्छा खासा डाउनसाइड का मूवमेंट आया। तो इसको अगर हम हल्का सा थोड़ी सी भी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन अपनी ठीक करें तो उसको देख करके यही लगता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर की सेलिंग की पोजीशन इस लेवल पे बनी हुई है 26,200 के लेवल पे। तो 26,200 से लेके 40-50 पॉइंट नीचे तक आओगे तो 150 से 200 के लेवल तक मार्केट में अच्छा खासा सेलर का जोन है। इस जोन को बड़े प्लेयर तो कम से कम नहीं चाहेंगे ब्रेक करना। रिटेलर में शॉर्ट की पोजीशन है नहीं, रिटेलर तो अभी बुलिश पोजीशन ही कैरी कर रहा है होल्डिंग के हिसाब से देखें तो अगर अपसाइड जाता है ये मार्केट में तो हो सकता है हम इस जोन को एक बार टेस्ट करने के लिए आए, फिर वहां से फिर से रिजेक्शन आ जाए। ठीक है ना, लेकिन पहला जो हमारा रिजेक्शन का लेवल है वो कल का हाई जो है वो अभी अभी 26,050 से मतलब 60 के आसपास का जो लेवल है वो अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह बैठा हुआ है। तो कल अगर हम गैप अप वगैरह खुलते हैं तो हो सकता है इस जोन पे जब तक ट्रेवल कर जाए और इस जोन के बाद फिर हम रिजेक्शन आता है आ सकता है। तो ये जोन भी अभी बहुत पास तो है नहीं, 200 हमारी क्लोजिंग हुई 26,020 के आसपास, और ये जोन हमारा 26,200 के आसपास है। तो 150-200 पॉइंट्स का अच्छा खासा डिस्टेंस है, मैंने इंटरडे के लिए तो बहुत अच्छा डिस्टेंस है। तो अगर साइडवेज का ही खोल करके और हम कल का हाई को ब्रेक करते हैं तो फिर इस जोन तक जाने की हम एक प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। तो उतने इस इतने डिस्टेंस के लिए एक चांस मिल जाएगा हमें स्कैल्पिंग करने का। ठीक है ना, अभी लॉन्ग की पोजीशन लेके होल्ड करना तो मेरे हिसाब से तो एडवाइसेबल नहीं है। सिमिलरली अगर हम डाउन साइड की तरफ ओपन होते हैं, ठीक है, तो डाउन साइड के ओपन होते हैं तो हमारा ये जोन अभी भी यहाँ पे सपोर्ट का जोन है। तो ये जोन है हमारा 26,900 के आसपास का। तो इस जोन को अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो भी हमारे पास यहाँ से करीबन यहाँ से भी करे वही 120-130 पॉइंट का यहाँ पे भी
एक ट्रैवल का चांसेस है। तो स्कैल्पिंग के मोड में हमारे पास दो जोन है, जहाँ तक कि जिस भी तरफ का डायरेक्शन लेती है तो हम यहाँ तक का एक लेवल देख सकते हैं, और अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो हम इस तरह का लेवल देख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास स्कैल्पिंग का स्कोप पूरा पूरा बना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्सपायरी में मेरी सजेशन यही रहेगी कि हमें स्कैल्पिंग मोड में ही एंटर करना चाहिए, अनटिल अनलेस शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन बनती हुई क्लियर कट दिख जाए, मतलब इस स्विंग को ब्रेक करके इसके नीचे मार्केट सस्टेन करके टिकी रहे, तो फिर हम 26,800 के लेवल के आसपास मूव कर सकते हैं। 820 830 के लेवल जो है वहां तक हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और अपसाइड में अगर 2002 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हम सुपर बुलिश हो सकते हैं। प्लस टाइम वाइज भी हमने 2-3 दिन पहले से डिसाइड कर रखा है, मतलब डिस्कस कर रखा, सॉरी, कि हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होने के लिए हमारे पास 9 कैंडल का स्कोप था। 9 कैंडल में तो ये हुआ नहीं, 10 कैंडल कल ही निकल चुके थे, ये हुआ नहीं। और इस लेवल को सेकेंड लेवल ऑफ कंफर्मेशन चाहने के होने के लिए हमारे पास 26,200 का लेवल जो है वो कल हमारे पास 18 कैंडल पूरा लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक के डाउन ट्रेंड में 75 मिनट्स के 18 कैंडल लगे थे, 18 कैंडल हम मार्क करते हैं तो हमारे पास टाइम आता है ट्यूसडे का 1 बजे तक। तो 1 बजे तक का टाइम है। वैसे फर्स्ट लेवल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, तो सेकेंड लेवल कंफर्मेशन के लिए फिर भी चांस दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोशिश कर ले भाई एक बार और। अगर ये कल 1 बजे से पहले पहले हमारा 2000 का टू लेवल, 26,200 का लेवल जो है ब्रेक हो जाता है और प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर हम कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए एक थोड़ा सा बुलिश व्यू पॉइंट रख सकते हैं कि हम डबल टॉप या फिर एक नया ऑल टाइम हाई ऐसा नहीं कि 26,300 से कोई 500-600 पॉइंट ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो वहां तक हम मूवमेंट दे सकते हैं। हाँ, मंथली एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है, अगर हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हैं तो फिर शॉर्ट कवरिंग अच्छी आ सकती है इसलिए। लेकिन एक्सपायरी के ओवर होने के बाद, अभी आज कल के एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी जो कि 23 को है, इसके बीच में कभी होगा तो वहां पे रिजेक्शन आ जाएगा, वो संभाल लेंगे लोग, शॉर्ट कवरिंग की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ये ऑब्जर्व करना है कि कल 1 बजे तक हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं या यहीं पे कहीं घूमते फिरते 19 तारीख का वेट करते हैं, और 18-19 को बैंक ऑफ जापान की जो भी आता है डिसीजन, उसके हिसाब से ग्लोबल क्यूज को देखते हुए अपना रास्ता फिर से रिज्यूम करते हैं। किस ग्लोबल क्यूज खराब हुए, सब पूरी दुनिया भर की मार्केट में तबाही का सिनेरियो हुआ, तो हम भी नीचे चलेंगे सबके साथ। और सब कुछ पॉजिटिव रहा तो हम तो खैर, हमारी सिनेरियो तो वैसे ही पॉजिटिव है, उसमें अगर तड़का लग जाए ग्लोबल क्यूज का भी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। हाँ, लेकिन पहला चांस जो मुझे लगता है कि अभी जो ये बस तो है, आजकल वाली जो अपसाइड की बस है वो हमारी बस निकलने वाली है, तैयार खड़ी है, हॉर्न मार रही है कि बैठना हो तो बैठ लो। कल 1 बजे तक के लिए रुके हैं, नहीं बैठ पाए तो वो बस निकल चुकी होगी और हम ऊपर का रास्ता एक तरह से, और 2-3 दिन के लिए तो भूल ही जाएंगे। नेक्स्ट कुछ सेटअप बनेगा तो फिर देखेंगे उसमें हमारे अपसाइड का ब्रेकआउट आने के चांसेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, चलो इसका हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का प्रोफाइल क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट का प्रोफाइल अगर देखेंगे तो 26,000 के लेवल पे पुट की राइटिंग अभी भी बढ़ गई। ये टोटल ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, 26,000 पे ठीक ठाक पुट की राइटिंग है, और कॉल की जो राइटिंग, कॉल के राइटर जो उनका अड्डा जो 26,100 पे, और 2750 भी है, ये राउंड फिगर नहीं है, फिर भी 2750 और 100 पे 26,000 के अबव जो है वहाँ पे कॉल राइटर है, और 26,000 के नीचे है, और 26,000 पे पुट राइटर है। तो 26,000 सपोर्ट अच्छा खासा है, और 26,100 जो है रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। ये टोटल ओपन इंटरेस्ट की पोजिशन के हिसाब से। अब हम चलते हैं आज क्या पोजिशन बनाएंगे। अगर आज की पोजिशन जो बनाएगी उसको देखते हैं, तो इसको और पास लेते हैं। तो आज हमारी मार्केट की जो मूवमेंट आई थी उसके हिसाब से अगर देखें किस किस लेवल पे हमारी पुट की राइटिंग ऐड हुई। इस लेवल के पुट पे राइटिंग ऐड हुई है 25,900 पे। इस लेवल के आसपास जो है फिर पुट की राइटिंग ऐड हुई है, वो है 25,950 का लेवल पे। ठीक है, और यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो लोगों ने पुट की राइटिंग की है 26,000 के राउंड फिगर पे, और अपना ये उन्होंने स्टॉप लॉस। अब इन सारे पुट राइटर का स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ हुआ देखते हैं। जिन्होंने 26,000 की राइटिंग कर रखी है
वो वापस से इस लेवल को या इस लेवल को ब्रेक करने पे 950 का लेवल ब्रेक करने पे इनकी जो है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेज पुट कवरिंग का पुट राइटर के शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने क्या है, 26,950 के बिलो प्राइस जाएगी, तब जाके पुट राइटर यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग आएगी, मतलब लॉन्ग की अनवाइंडिंग होगी। पुट राइटिंग मतलब लॉन्ग की पोजीशन, बुलिश पोजीशन। ठीक है, तो बुल्स अनवाइंड करेंगे तो मार्केट और थोड़ा सा नीचे आएगा, और ये जोन ब्रेक हो जाएगा तो ये भी भागेंगे और ये भी भागेंगे। ये दोनों के दोनों अपनी पोजीशन छोड़ करके भागने स्टार्ट करेंगे, अपने कवर करेंगे पोजीशन। तो फिर मार्केट में नीचे आकर के फिर हम 800 के लेवल के आसपास 850 के लेवल के आसपास जो है इसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पुट के हमें शॉर्ट कवरिंग के लेवल्स मिल गए। पहला तो 26,950 के नीचे अगर जाएगा तब जाके वो शॉर्ट कवरिंग अपनी इनिशिएट करेंगे। वो भी वो पुट राइटर जिन्होंने 26,000 पे पुट को राइट किया। 26,950 पे जिन्होंने पुट को राइट किया उन्हें फिर भी पैनिक नहीं आएगा। वो 900 के लेवल ब्रेक होने के बाद ही, 900 का लेवल ब्रेक हुआ तो 950 वाले भी भागेंगे और 900 वाले भी भागेंगे, दोनों के दोनों पैनिक आएगा, क्योंकि अच्छा खासा तब तक हमारे 100 सवा सौ पॉइंट के आसपास 120 पॉइंट्स के आसपास का डाउनफॉल हो चुका होगा। तो पैनिक काइंड ऑफ सिनेरियो, डर तो लगेगा ही हर किसी को। भाई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर रखी है और पुट के प्रीमियम जब बढ़ते हैं डाउन साइड में तो फास्ट तेजी से बढ़ते हैं, तो वो दोनों के दोनों अपने पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पुट राइटर की पोजीशन को उनका कल दिमाग खराब करने का, उनकी माहौल बिगाड़ने का जो लेवल्स है वो हमें पता चल चुका है। अब कॉल राइटर के लिए क्या पोजीशन हो सकते हैं, जब तक 26,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक कॉल राइटर जो है वो वेट एंड वॉच वाले पोजीशन में रहेंगे। थोड़ा डर रहेगा, लेकिन 26,000 के आसपास 26,100 के नीचे जब तक है तब तक उन्हें उतना पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं। 26,100 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे जो छोटे से प्राइवेट कॉल राइटर बचे हुए ये थोड़ा मोटा अपना पोजीशन जो है वो क्लोज करेंगे, और 26,050 वाले हैं वो थोड़ा वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन में रहेंगे। 26,100 का पोजीशन अगर क्रॉस करता है मार्केट तो फिर ये दोनों की होगी मिट्टी पलित, ये दोनों परेशान होंगे और अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। फिर 150 के आसपास का हम जर्नी देख सकते हैं। तो 26,100 के ऊपर जाके ही हमें कुछ शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ सिचुएशन नजर आ रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से करीबन 70-80 पॉइंट दूर जाके ही अपसाइड में तब जाके थोड़ा सा वहाँ पे भी प्राइस सस्टेन करने लगे। तो अगर ऊपर खुलता है, गैप अप ही खुल गया 80 पॉइंट और उसके बाद नीचे आने लग गई तो भी इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ओवरनाइट भी अच्छा खासा प्रीमियम डिके हो जाते हैं। अभी जो पेमेंट मान लो अगर 70 रुपये का है एट द मनी के आसपास का प्रीमियम, या 26,100 एट द मनी से थोड़ा एक साइड ऊपर है, अगर वो 40, 40, 50 रुपये के आसपास का है, 41, 42 रुपीज़ के आसपास है, 50 रुपीज़ के आसपास है, तो सुबह जब खुलेगी मार्केट अगर साइडवेज के आसपास खुल जाए या 20-25 पॉइंट भी ऊपर भी खुल जाए तो भी उनका प्रीमियम में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं होगा। इनफैक्ट वो उसी लेवल पे होगा। अगर साइडवेज खुल गई तो 41 से 30 पे आ जाएगा, मतलब 5-10 उसका पॉइंट्स तो वैसे ही डिके हो चुका, जस्ट बिकॉज एक्सपायरी हमारी एक दिन पास, मतलब एक्सपायरी हमारी पास आ रही है, एक्सपायरी वाले दिन में हम एंटर कर चुके होंगे और ओवरनाइट डिके अच्छा खासा प्रीमियम खा चुका होगा। सिमिलर पुट राइटर के साथ भी ऐसे ही है, मार्केट अगर साइडवेज ओपन होती है तो दोनों के प्रीमियम ठीक ठाक डिके सुबह सुबह खुलते ही मिलेंगे हमें। तो वैसे ही 10 पॉइंट का अगर डिके वैसे ही हो गया तो मार्केट में अगर एट द मनी मतलब 0.5 का डेल्टा, तो मार्केट को 10 पॉइंट खाने के लिए 20 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके पास अच्छा खासा मैनेज करने के लिए एक टाइम मिल जाता है उन्हें। उसके बाद आराम से वेट एंड वॉच कर लेते हैं कि किस तरह का डायरेक्शन ले रहा है, प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से पोजीशन को स्क्वायर करना है या होल्ड करना है वो डिसाइड कर लेते हैं उस हिसाब से। तो अनटिल अनलेस बहुत अच्छा गैप अप या बहुत अच्छा गैप डाउन, तब तक तो कभी कोई इमीडिएटली पैनिक वाली सिचुएशन नहीं आएगी, और लेवल्स जब हमारे जो डिसाइड किया वो क्रॉस करेगा तभी जाके कुछ पैनिक बन सकती है कॉल राइटर या पुट राइटर में, नहीं तो फिर। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि किसी भी बड़े प्लेयर ने ऐसा कोई डायरेक्शनल अपनी पोजीशन क्रिएट भी नहीं की है, एटलीस्ट मार्केट क्लोज होने तक तो नहीं की है कि मार्केट को एक डायरेक्शन में लेके जाना है। कॉल को भी राइट कर रखा है, पुट को भी राइट कर रखा है। तो चलो, अब एक्सपायरी वाइज कोई प्राइस एक्शन ही शॉर्ट कवरिंग को अगर ट्रिगर करा दे तो मोमेंटम वाली कुछ ऑप्शन बायर के लिए चांस बन सकता है, अदरवाइज थोड़ा डल सा माहौल रहने के चांसेस है।
चलो इसको देखते हैं हम ऑप्शन चेन में किस तरह का बिल्डअप है। तो निफ्टी 50 का अगर ऑप्शन चेन देखते हैं तो कॉल की राइटिंग दिख रही है, यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है एटीएम एंड इसके आसपास के स्ट्राइक में। पुट साइड में भी सिमिलर कहानी है, हाँ बस पुट में 26,100 के आसपास जो है पुट की बाइंग हुई है। तो जो पुट राइटर है उन्होंने भी, मतलब बड़े प्लेयर ने पुट राइटिंग किया, छोटे प्लेयर तो पुट को बाई करके बैठे हुए हैं। तो हो सकता है रिटेलर ने स्मार्टली आज जो 26,030-40 के आसपास मार्केट पहुंची हुई थी, तो उसके आसपास जाने पे उन्होंने 26,100 के आसपास के पुट को बाई कर लिया होगा। 100 और 150 के आसपास जो थोड़ा इन द मनी करना चाहते हैं उन्होंने यहाँ पे हो सकता है बाई किया हो। ठीक है, तो इनका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना है तो मार्केट को एक बार 26,100 के आसपास तक ले जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन बायर के लिए तो फिर वो एक तरह से मामला अच्छा खासा लॉस वाला हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन होगा और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करती है तो पुट के प्रीमियम भी डिके बहुत फास्ट होंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहाँ पे तो नॉन डायरेक्शनल ही लगता है कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा। चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी तकरीबन सिमिलर ही सिचुएशन था निफ्टी के हिसाब से, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा बाइंग का जो है बॉडी जो देखकर ये लगता है बाइंग जो है आज थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे बायर एक्टिव रहे। तो लॉन्ग की पोजीशन जो हमें दिख रही है डाटा में, जो हमने अभी सबसे पहली वाली स्लाइड में चेक किया, वो उसमें फ्यूचर में जो लॉन्ग की पोजीशन दिख रही है वो चांसेस ये है कि ज़्यादातर उसमें बैंक निफ्टी में हो। ठीक है, पिछले कैंडल को है लेकिन यह भी ब्रेक नहीं कर पाया, और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके अभी इसके ऊपर की क्लोजिंग इसमें भी नहीं आई है। तो ये भी अपना बस इसकी भी खड़ी हुई है और जाने को तैयार बैठी है। अगर ये बैठ पाया, मतलब कि कल 12-1 बजे तक अगर इसने ये वाला लेवल क्या है 59,800 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं किया तो फिर बस इसकी भी छूट जाएगी अपसाइड की, एज पर इलियट वेव के हिसाब से। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हुआ तो फिर ऊपर ही नहीं जा सकती। कई बार ऐसा भी होता है, जा सकती है ऊपर, इस लेवल को ब्रेक भी कर सकती है, लेकिन वो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस इस तरह के मूव से है ना, इस तरह की एक्टिविटी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, इस तरह की एक्टिविटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ आएगा ऐसे ऐसे करके ऊपर जा करके, हो सकता है यहाँ तक चला जाए, यहाँ तक चला जाए, उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाएगी। तो बहुत ट्रेंडिंग अपसाइड की मूव हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अगर हमारा जो सेकेंड लेवल कंफर्मेशन और फर्स्ट लेवल कंफर्मेशन ढंग से नहीं आता, प्रॉपरली नहीं मिलता। चलो इसको हम देखते हैं 75 मिनट्स में। तो 75 मिनट्स में गैप डाउन खुला, ओपन इक्वल टू लो का यहाँ पे ट्रेडिंग हुई पूरी पूरी, मतलब जिस लेवल पे खुला उससे फिर बिल्कुल भी नीचे नहीं गया। निफ्टी तो फिर भी जिस लेवल पे ओपन हुआ था उससे थोड़ा 30-40 पॉइंट नीचे गई भी। तो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं, ओपन इक्वल टू लो का यहाँ पे सिनेरियो बना, और लास्ट के दो कैंडल यहाँ पे भी पूरे पूरे डोजी कैंडल है विदाउट एनी बॉडी। यहाँ पे भी रेंज मार्क कर लेते पहले। ठीक है, ये कौन सा लेवल आ गया, बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन को बिल्कुल खड़ा हुआ है हमारे चैनल के अपसाइड वाले ट्रेंड लाइन पे, और 61% के लेवल पे अभी भी टिका हुआ है। इस लेवल को हटाते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 81% के लेवल, 59,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है। बाकी 600 पे तो बहुत उसने कोशिश कर ली, अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ। ठीक, तो अब अपसाइड का व्यू 59,623 का है, और अगर ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट का जोन है अभी भी। तो देखते हैं आज का लो ब्रेक हो पाता है कि नहीं हो पाता है कल। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी मैं साइडवेज मोमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में जो बाइंग जो आई अच्छी खासी है, बस लास्ट के दो कैंडल ने साथ नहीं दिया। तो यहाँ पे दो तरह के प्राइस एक्शन बन सकते हैं, अभी भी बता देता हूँ, दो तरह के प्राइस एक्शन बन सकते हैं। वो एक तो हमारा सीधे सीधे ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो बनेगा उसमें फिर हम हो सकता है इस लेवल को और ये इस लेवल को देख लें। दूसरा अगर और स्मॉल टाइम में देखोगे तो एक प्राइस एक्शन की प्रोबेबिलिटी जो बन रही है वो हमारी ये बन रही है। ठीक है, मतलब इस हाई को टेस्ट कर रही है यहाँ पे, टेस्ट करके यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। तो चांसेस ये भी है कि हो सकता है हम यहाँ से एम बनाने की कोशिश करें
और इस लेवल को एक बार फिर से टेस्ट करने के लिए आए, और फिर यहाँ पे बायर अगर दोबारा से एक्टिव हो गया आज की तरह, तो फिर वापस हम ऊपर की तरफ जाएं, और ये हमारा ये फर्स्ट वेव हो जाएगा, और ये कंसोलिडेशन का हो जाएगा, और ये नेक्स्ट स्टेप है अपसाइड का वेव बन जाएगा। ठीक, तो अभी का ऐसा कोई पोजीशन बना नहीं है कि हम इसमें डायरेक्शनल कोई व्यू पॉइंट बना सकें, लेकिन लास्ट के दो कैंडल थोड़ा सजेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है इनिशियली हम नीचे की तरफ जाएं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अगर एम वाला सिचुएशन बनता है तो हम इसके भी लेवल निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये हमने यहाँ पे एम वाले सिचुएशन का निकाल दिया। उसका जो 61.8% आ रहा है 59,200 के लेवल पर आ रहा है, 100% तो ऑब्वियसली डीएलओ पे आएगा। तो ये हमारे पास डाउन साइड के लेवल यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। ये हमारा इस वाले प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ऐसे होता है तो पहला हमारा पास ये लेवल है, दूसरी हमारे पास ये लेवल है। राउंड फिगर 59,000 का एक लेवल हमारा फिर सपोर्ट की तरफ काम करेगा। 59,000 ब्रेक किया तब जाके मुसीबत है, यहाँ पे थोड़े बाइंग के वीक ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट मिलने के 58,900 के लेवल पे, 800 के लेवल पे अभी भी सपोर्ट है अच्छा खासा। इसको ब्रेक करने से ही यहाँ पे थोड़ी पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे बनेगा, उससे पहले तो तब संभाल लिया जाएगा। चलो अपसाइड का अगर अगर हम इस वाले प्राइस एक्शन से देखते हैं, हमारे अपसाइड का अल्टीमेट टारगेट क्या आता है, अगर हम इस प्राइस एक्शन को देखते हैं अगर इस तरह से, तो इसका हमारे पास क्या टारगेट आता है उसको भी मार्क कर लेते हैं। चलो, ये हमने ये लेवल मार्क किया, ये लेवल मार्क किया, और ये लेवल मार्क किया। तो 61% तो ऑलरेडी अचीव्ड है। 100% हमारा 59,800 का आ रहा है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा अल्टीमेट वाला लेवल है। इसको ब्रेक करने पे हमें बुलिश होना ही पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो 12:30 1 PM के पहले पहले होना चाहिए। उसके बाद आने से उसको भी संभाल लिया जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम हमारी इलियट वेव थ्योरी तो ये कहती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगी अगर बायर्स में, अगर उसको धीरे धीरे करके ऊपर लेके गए तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं रहेगी। तो सेलर्स को अपने डिसीजन, अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने का बहुत मौका मिल जाएगा। ये आने दो भाई, आ जाने दो, उसके बाद हम धक्का देते हैं। ठीक है, जब तक उनको सरप्राइजिंगली बीट नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं। तो 59,800 फास्ट एंड फ्यूरियसली अगर मूव करके ब्रेक कर दिया इसको कल, तभी जा कर के हम एक अच्छी वाली अपसाइड की रैली देख सकते हैं। अदरवाइज अपसाइड की रैली रही भी तो वो संभाल ली जाएगी, अल्टीमेटली मंथली एक्सपायरी आने से पहले पहले तक उसको स्वाहा कर दिया जाएगा। चलो इसका भी देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल यहाँ पे देंगे तो राउंड फिगर टू राउंड फिगर चलता है, तो सेम वही कहानी यहाँ पे 59,500 पे पुट राइटर है, 59,000 पे पुट राइटर है। कॉल राइटर को अभी हिम्मत नहीं है, थोड़ी सी 59,700 पे थोड़ी सी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, और टोटल देखोगे तो ये 60,000 पे बैठे होंगे डट के कॉल राइटर। उससे पहले उन्हें ज़्यादा वो नहीं, थोड़े बहुत 59,500 पे बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत डिफेंसिव पोजीशन में बैठे हुए हैं सेलर्स यहाँ पे। बहुत एग्रेसिव वाला कोई स्टांस सेलर्स ने बैंक निफ्टी में कम से कम अभी तक नहीं बनाया। यहाँ पे स्लोली एंड स्लोली प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अच्छे खासे राइज के बाद प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा रहा है। ठीक है, बिना किसी लॉस को मार्केट में जो भी अप डाउन हो रहा है उसको संभाल करके प्रॉफिट को एकदम पीक 80-90% के लेवल पे मेंटेन किया जा रहा है। नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट थोड़ा नीचे आना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे हौले हौले बक्खन की तरह काट रहे हैं इसे। तो अच्छी बात है, कोई तो कमा रहा है। इसका भी ऑप्शन चेन में प्रोफाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड में थोड़ा बुलिश अंडरटोन है, और पुट साइड में भी बुलिश अंडरटोन है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, अभी थोड़े से बायर यहाँ पे अपना एक्टिव है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बायर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। तो चलो, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो है नहीं कल, तो बैंक निफ्टी के भरोसे अगर निफ्टी का भी भला हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसका पीसीआर अभी 0.94 पे है, तो पीसीआर भी बहुत ज़्यादा ना ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है। निफ्टी का पीसीआर तो करीबन 1.2 के आसपास है, तो 1.5 के आसपास तो
ओवरबॉट कंडीशन में पहुंच जाता था। तो निफ्टी फिर भी थोड़ी स्लाइटली चांसेस है ओवरबॉट की कंडीशन में पहुंची अगर मार्केट और थोड़ा अपसाइड आ गया तो, क्योंकि बैंक निफ्टी कंफर्टेबल पोजीशन में है पीसीआर वाइज भी। यहाँ से अच्छा ठीक ठाक स्कोप इसके पास अभी भी है ऊपर जाने का। चलो फिर देखते हैं, ग्लोबल क्यूज में कुछ दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत उसको भी ऐड कर लेंगे, उसका तड़का भी लगा लेते हैं। तो अगर ग्लोबल क्यूज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, गिफ्ट निफ्टी तो रेंज बाउंड पूरा पड़ा हुआ है, कुछ इसने ज़्यादा 26,090 के आसपास, 90 100 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था, उस वक्त वहाँ पे था। अभी भी तकरीबन उसी के आसपास 20-25 पॉइंट का ही ऊपर नीचे यहाँ पे हुआ है, कोई ज़्यादा मेजर कोई चेंजेस आए नहीं है हमारे क्लोजिंग टाइम से लेके अभी तक। रात में जो होगा वो तो यही जानते हैं। डॉ जोन्स भी साइडवेज ही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो ये हो गया साइडवेज की तरह है। खुला ऊपर था लेकिन वहाँ से फिर सेलिंग आ रही है, तो चलो देखते हैं। ये अगर हमारा इस ईएमए को ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन कर जाएगा तो फिर हम इस वाले प्राइस तक उम्मीद कर सकते हैं। नैस्डैक को देखते हैं भाई क्या कहानी है इसकी। नैस्डैक भी साइडवेज है, बस नैस्डैक में ये दिक्कत है कि नैस्डैक जो है हमारा जो ट्रेंड वाली लाइन है, मतलब 21 ईएमए की जो लाइन है उसके नीचे घूम रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड जो है पॉजिटिव नहीं है, ट्रेंड नेगेटिव ही है। 5 ईएमए जो नेगेटिव साइड का मोमेंटम है उसको तो कम से कम ब्रेक कर लिया था। नेगेटिव साइड का मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा, मतलब बेरिश मोमेंटम थोड़ा सा रुक गया था, ठीक है, लेकिन वापस से अब 5 ईएमए के भी नीचे जा रहा है। तो चलो देखते हैं, अभी सपोर्ट लिया हुआ उस पर, इसको ब्रेक करके नीचे आया तो फिर थोड़ा मोमेंटम हमारा ये जो डाउन साइड का मूवमेंट जो प्राइस एक्शन है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे कंसोलिडेशन और फिर नीचे 23,000 के लेवल के आसपास तक चांस है। 38.2% के लेवल है, कलर कोडिंग से ही पता चल रहा है, मैं भले ही दिख ना रहा हो कि 38.2% को मैं रेड से मार्क करता हूँ, ग्रीन से 50%, और जो पर्पल कलर है इससे मैं 61.8% को मार्क करता हूँ। तो कहीं भी रेड ग्रीन और इस तरह की लाइन दिखती है तो उससे लेवल, भले ही वो फिगर उसकी नंबर्स दिख ना रहा हो, लेकिन कलर से ही पता चल जाता है कि मेरी कौन सी लाइन है। ठीक है, तो 38.2% तक की ट्रेवल जर्नी यहाँ पे खुली हुई है, या फिर अगर साइडवेज होगा तो हमारी मार्केट क्लियर, जैसा बड़े प्लेयर सोच रहे थे, जैसा उन्होंने डायरेक्शन का व्यू बना रखा है, नॉन डायरेक्शनल व्यू बना रखा है, सब कुछ ग्लोबल क्यूज भी उन्हीं के हिसाब से, लेवल्स भी उन्हीं के हिसाब से, उन्होंने पोजीशन भी उन्हीं के हिसाब से है, तो कोई उनको डर ही नहीं। चलो, वो रिटेलर बंधु लेकिन मर जाएंगे क्योंकि उन्होंने ऑप्शन की बाइंग कर रखी है, नॉन डायरेक्शनल मूव आया तो फिर ना कॉल में कमाए ना पुट में कमाए, बैठे रहेंगे। चलो फिर इसको क्लोज करते हैं, अब 19 तारीख का वेट करते हैं क्या होता है। 19 तारीख तक किसी भी साइड का अग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, कुछ भी हो सकता है। और जापान ने माहौल ख़राब किया तो दुनिया भर का माहौल ख़राब हो जाएगा, ये बहुत पहले से बता रहा हूँ। वर्ल्ड ओवर मार्केट में इफेक्ट आ जाएगा, वर्ल्ड ओवर, कोई हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है बचा रहेगा, अमेरिका यूरोप सब की बर्बादी होगी अगर वो 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज रेट इंक्रीज करते हैं तो। जहाँ माइनस पे चलता है इंटरेस्ट रेट, वहाँ सीधे सीधे इंटरेस्ट अगर ज़ीरो से ऊपर पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छे खासे लोग परेशान हो जाएंगे जो, जिन्होंने बैंकों से कर्जा ले लेकर के मार्केट में लगा रखा है, समझे। तो वो तो परेशान होंगे तो फिर क्या करेंगे, वो सेल करेंगे, अब पोजीशन बैंक वापस डालेंगे। और जितने जापानीज इन्वेस्टर हैं वो बोलेंगे बाहर क्यों पैसे लगाए जब यहीं के बैंक में पैसे मिल जाएंगे, तो सेफ प्ले करेंगे वो बड़े प्लेयर। बाकी लोग जो फॉरेन एफआईज हैं, जिन्होंने बैंक वहाँ के बैंकिंग सेक्टर से लोन ले रखा हो, वो सेल करके भाई पैसे वापस करेंगे, काहे के लिए रिस्क लें। तो माहौल बहुत बिगड़ सकता है 19 तारीख को अगर जापान ने कुछ ड्रास्टिक रेट में चेंजेस किए तो संभाल के रखना 19 तारीख तक।
चलो फिर नहीं हुआ तो फिर अच्छा खासा बुलिश मूव भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो मार्केट जो फैक्टर इन करे साइडवेज पूरी ग्लोबल